नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। हमारे साथ हमारे दो मेहमान विनोद अग्निहोत्री जी और अवधेश कुमार जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत सर आपका। आज दमदार 10 में बात होगी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। सबसे पहले दिल्ली से लेकर लखनऊ तक प्रदूषण का गंभीर काल चल रहा है। ये सांसों का आपातकाल चल रहा है। राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बनी जा रही है। पोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। फॉग और स्मॉग की वजह से कई ट्रेन लेट हैं, कई फ्लाइट कैंसिल हैं, कहीं मैच रद्द हो रहा है। और जिस वक्त आप ये खबर देख रहे हैं, आज पोल्यूशन पर एक बार फिर जब गंभीर कैटेगरी में ये पहुंच चुका है, राजधानी का AQI मीटर आज फिर से 400 को पार कर गया है। दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिकॉर्ड किया गया वो 439 के पार जा रहा है। ये अभी भी गंभीर श्रेणी में है। उधर आप ये कहेंगे चलिए ये दिल्ली NCR है, यहाँ पर गाड़ियों की भरमार है, शायद इसलिए इतना पोल्यूशन है। नहीं, लखनऊ में भी कोहरे और प्रदूषण की वजह से हालात गंभीर हो चुके हैं। घने कोहरे के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 मुकाबला रद्द हो गया। मैच से पहले टीम इंडिया के क्रिकेटर हार्दिक पांड्या मास्क के साथ मैदान पर उतरे थे। ये तस्वीर आप देखें, ये बिगड़ती हुई हवा की सेहत है। जो क्रिकेटर मास्क लेकर मैदान पर उतर रहा है, अब घर में तो कोई क्रिकेट खेलेगा नहीं, खेलने के लिए तो मैदान पर ही आना होगा। और मैदान पर जब वो आएगा, इस जहरीली हवा में सांस लेगा तो क्या खेलेगा। और इसी जहरीली हवा में हम हर दिन अपने दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूलों के लिए निकल रहे हैं, लोग कामकाज के लिए निकल रहे हैं। अब सरकार ये जरूर कह रही है कि हमने कड़ा कदम उठाया है। आज से राजधानी में नो PUC नो फ्यूल नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा, लेकिन ये तो हर वर्ष की कहानी है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए आज से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा फेज लागू किया गया है। इसके तहत दिल्ली में केवल BS6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिल रही है। इससे कम मानक वाले वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस सुबह से ही वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आनंद विहार से लेकर धौला कुआं तक स्थिति तो आप देखिए, कहीं गंभीर, कहीं बहुत खराब, कहीं बहुत खराब। दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। पता नहीं ये कैसा एक्शन है जो हवा की गुणवत्ता इतनी खराब होने के बाद मोड बदलता है। दिल्ली में बिगड़ती हुई हवा की सेहत को देखते हुए सरकार ने अब तक का सबसे कड़ा कदम उठाया। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप 4 लागू किया गया है। दिल्ली में आज से राजधानी में नो PUC नो फ्यूल नियम को सख्ती से लागू किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन गाड़ियों के पास वैध PUC नहीं होगा, उन्हें किसी भी तरह का फ्यूल नहीं दिया जाएगा। बिना PUC के अगर कोई फ्यूल लेते पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहले आप एक रिपोर्ट देख लें और फिर इस पर चर्चा। राजधानी दिल्ली में सभी पेट्रोल पंप को ये कह दिया गया है कि अगर वाहनों के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें पेट्रोल पंप में पेट्रोल ना दिया जाए। देखिए, एक बाइक सवार यहाँ पे आए हैं पेट्रोल लेने के लिए, लेकिन क्या भैया इनके पास PUC है? मैम, अभी सर जी बोल रहे हैं कि मैं PUC दिखा रहा हूँ, तो वो दिखाएंगे फिर मैं इसको तेल दूंगा। जब तक वो PUC ये सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे हैं तो मैं तेल नहीं दूंगा। अच्छा भैया, आपके पास आपकी गाड़ी का PUC क्लियर है? जी सब है। लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अभी हाथ में नहीं लेके आप जी कैरी करके थोड़े ना घूम रहे हैं उसको। ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं आप। तो देखिए, यहाँ पे ये जब तक ये चेक कर रहे हैं तब तक इन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कह दिया है कि क्योंकि प्रदूषण दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे में उन वाहनों को पेट्रोल पंप जो है वो ईंधन ना दे जिनके पास PUC क्लियर नहीं है। देखिए, ये जो स्कूटी सवार मैडम आई हैं, आपका PUC क्लियर है? हाँ जी। आपका PUC देखा गया? हाँ, अभी देखा था। देखेंगे, आप फोन में दिखा रहे हैं? नहीं, मेरे पास था ऑलरेडी। डॉक्यूमेंट्स हैं हाँ आपके जी। पास? फिर आपको पड़ देगी। जिनके पास PUC क्लियर है, सर्टिफिकेट है, उन्हें जो है क्लियरेंस दे दी जा रही है। भैया, PUC क्लियर है आपका? सर्टिफिकेट है? गाड़ी में है? नहीं। अब जो ये सांसों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है, विनोद जी, अवधेश जी, मैं जो डेटा देख रही हूं, नोएडा का हाल कौन सा बहुत अच्छा है। नोएडा में इस वक्त 408 की श्रेणी में अभी इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसी हवा में बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, इसी परिस्थिति में लोग दफ्तरों के लिए भी निकल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकल रहे हैं। और ये केवल एक सरकार की क्या इसमें भूमिका है?
क्योंकि ये तो हर वर्ष का रोना है। इस सरकार की नहीं, सरकारों की भूमिका है। कंटिन्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ। जो भी सरकारें अब तक रही हैं और या जो हैं उन सब की भूमिका है। क्योंकि हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, जब बारिश होती है तब छप्पर छाने की आदत होती है कि अब बारिश हो गई अब छप्पर लगाओ। ये प्लान एडवांस में करनी चाहिए सरकारों को। दूरदर्शिता है नहीं। आप देखिए आग लग जाएगी, 20 लोग मर जाएंगे, तब होगा जब चेक करो कि फायर सिस्टम था कि नहीं था। जो प्रिएम्प्ट करके जो प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग का क्या मतलब है। चाइना में बीजिंग में गया था 2007 में, हालत ख़राब थी और उसका भी IQ ऐसा था। आज वहाँ 25, 30, 40 का IQ आई है। कैसे किया उन्होंने? वहाँ गाड़ियाँ कम थोड़ी है, हमसे ज़्यादा ही है। तो आप स्टडी करिए ना उसको, उन्होंने कैसे कंट्रोल किया। तो हमारे यहाँ बातें होती हैं, बयानबाजी होती है, नारेबाजी होती है, ब्लेम गेम होता है। बीजेपी कांग्रेस को ब्लेम करेगी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी करेगी, आम आदमी पार्टी बीजेपी करेगी, एक दूसरे को करेंगे, काम नहीं होता। आज सुबह किसी ने एक मुझे वीडियो पोस्ट किया और वीडियो पोस्ट करके अवधेश उसमें दिखाया कि ITO के रास्ते में जो है इस ट्रैफिक लाइट्स के साथ साथ वाटर स्प्रिंकलर्स लगा दिए गए हैं। केवल ITO पे लगाने से काम नहीं चलेगा। नहीं मीनाक्षी, ऐसा है कि ये हमारे देश में जो सिविक सेंस, हमारे नागरिक दायित्वों के बोध, ये अभाव रहा है। हमारे अंदर नागरिक दायित्व क्या है, बोध का सबका अभाव रहा है। जब हम एक नागरिक के रूप में अपने बोध का दायित्व नहीं निभाते हैं तो हम चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो जाए, हम चाहे नीति निर्माता हो जाए, हमारा कैरेक्टर नहीं बदल रहा है। तो हालांकि चीन के भी अनेक शहर हैं, लेकिन चीन में तो अगर नहीं करेंगे तो उठा के बंद कर देंगे, वहाँ कोई बोलने वाला थोड़े है। लेकिन यहाँ तो हम लोग ही विरोध करते थे। अगर कोई झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही है तो भाई काहे तोड़ रहे हो, निकाल रहे हो, जाके धरना प्रदर्शन करते रहे। गरीब आदमी 3 व्हीलर चला रहा है, आप इसी को क्यों परेशान कर रहे हो। ये हमारे लोगों के अंदर अभी PUC सर्टिफिकेट, अरे भाई बगैर PUC के सर्टिफिकेट के तो सड़क पर गाड़ी चलनी ही नहीं चाहिए। पेट्रोल देना तो छोड़ दो, ये नियम है कि नहीं है? उसको सख्ती से क्यों लागू करनी पड़ रही है इस समय? और केवल गाड़ियों के धुएं से पॉल्यूशन होता है, ये सोच ही गलत है। पॉल्यूशन का तो हम लोगों ने, जो उस समय कानपुर के IIT ने स्टडी किया, उसने बोला कि दिल्ली में तो पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण जो इस समय तंदूर कल्चर पैदा हो गया हो कि हर चीज भुना हुआ, हर चीज रोस्टेड और वो खाएं, उससे व्यापक पॉल्यूशन फैला था। और हुआ था कि भाई जो 5 स्टार होटल है बने उनसे हटाया जाए। जो हमारे यहाँ निर्माण होता है उनसे जो धूल उड़ते थे, अब थोड़े बहुत तो टंगे रहते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, जो पट्टी टंगा हुआ है वो फट गया हुआ है। पराली से पोल्यूशन नहीं होता है? पराली से नहीं, वही कर सुनो, पराली भी है। तो पराली खत्म हो गई है। नहीं, लेकिन वो पराली खत्म हो गई, लेकिन पराली से जो आकाश में चीजें गई हो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती है। अगर बारिश नहीं होगी, अगर उस ढंग से वो नहीं हुआ तो जल्दी समाप्त नहीं होती है। पराली भी हमारी अपनी समस्या है। हमने खेती के तरीके बदल दिए कि उस अब पुआल का, जिसको पराली कहते हो, बिहार में पुआल बोलते थे, उसका उपयोग ही नहीं रहा। अब उसके उपयोग की प्रणाली विकसित नहीं होगी तो किसान करेगा क्या? तो इसीलिए इस समय जो देखो, इस समय जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपने शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन चला रहा है, उस संघ का प्रचार नहीं कर रहा है। उसमें 3 में से 2 महत्वपूर्ण है, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक बोध, कि नागरिक के नाते हमारा क्या कर्तव्य है और पर्यावरण की हम कैसे रक्षा करें। ये अभियान एक चल रहा है पूरे देश में। तो ऐसे ही बाकी संगठन समूह चलाए, सरकार चलाए, दिल्ली के लिए शर्म का विषय है। मैं तो वो तस्वीर देख रही हूँ विनोद जी, एक क्रिकेटर, एक सेलिब्रिटी अगर मैदान पर मास्क के साथ उतर जाता है तो कितनी चर्चा होती है। हमारे बच्चे हर दिन मास्क लगा के स्कूल जा रहे हैं, चर्चा क्यों नहीं होती है? चिंता क्यों नहीं होती है? विपक्ष ने दबाव बनाया तो आप चर्चा कर रहे हैं, वरना ये चर्चा लायक मुद्दा भी नहीं है क्या सरकार के लिए? ये तो सबसे बड़ा मुद्दा था चर्चा के लायक। ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये बच्चों के, व्यक्तियों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पर तो चर्चा भी होनी चाहिए और इस पर मिल बैठ के सर्वदलीय कोई रास्ता निकालना चाहिए, बजाय एक दूसरे पे आरोप लगाने की। क्योंकि हमाम में सब बेपर्दा हैं, शामिल सब है उसमें। हर राज्य में जिसकी सरकार है, जहाँ भी सरकार है, जंगल कट रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, उनके सारे नॉर्म्स तोड़े जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बेलगाम है, धूल का कोई नियंत्रण नहीं है, और सब सरकारें शामिल है। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो बहुत आज उत्सुक हूं कि क्या चर्चा होती है। और देखिए मीनाक्षी, दुर्भाग्य की बात देखिए कि जब प्रदूषण पर लोग प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है।
अब सर हिडमा पे अगर नारे लगाएंगे हिडमा तो वाला अलग है, उसके गिरफ्तार तो नहीं, किया जाएगा। हिडमा वाला गिरफ्तार करिए, वो अगले दिन, उसके पहले गिरफ्तारियां हुई हैं जो हिडमा वाले नहीं थे। देखिए दोनों को जोड़िए नहीं, हिडमा उसमें जाहिर है प्रदर्शनकारियों में कुछ हिडमा के समर्थक भी घुस गए होंगे और उनको अरेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रदूषण के सवाल पर या पर्यावरण के सवाल पर आज लोग सवाल निकलते भी हैं। उठेगा और देखते हैं कि सरकार के पास जवाब क्या है, क्योंकि इस बार जिसकी सरकार है सवाल आप उसी से उम्मीद होगा। ज्यादा मत करिए। देखिए नहीं सर, मैं तो उम्मीद करूंगी। ऐसे नहीं, जो हम लोगों ने देखा है, देखिए ऐसे दूरदृष्टि अचानक कोई चमत्कार नहीं हो सकता है। मैं किसी चमत्कार की उम्मीद भी नहीं कर रही हूं, लेकिन क्या आप उतने तत्पर हैं? वो तत्परता उनके जवाबों में दिखाई देगी। आपातकाल मानकर संपूर्ण देश को सरकार, एनजीओ, धार्मिक संस्थान, मीडिया, हम सबको दायित्व निभाना पड़ेगा। नहीं तो ये गैस चेंबर बने हुए में, इस गैस चेंबर में हम लोग जीने को अभी सब इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जिम्मेदारी। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है अगर ये खबर पढ़ते वक्त मैं ये कहूं कि मेरी भी आंखों में जलन हो रही है, क्योंकि ये प्रदूषण का स्तर है। और सर यहाँ तो बात प्रदूषण की हो रही है, प्रदूषण का धुआं है और प्रदूषण की आग है, लेकिन बंगाल में एसआईआर की आग है और एसआईआर का धुआं इस वक्त बड़ी तेजी से उठ रहा है। बंगाल में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट सामने आ गई है। 58,20,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए हैं, जबकि 1,90,00,000 से ज्यादा सस्पिशियस वोटर्स की पहचान की गई है। इन्हें सस्पिशियस कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इन लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म में जो जानकारी दी है वो संदेह पैदा करने वाली है। चुनाव आयोग को करीब 12 लाख ऐसे फॉर्म मिले हैं जिनमें पिता बच्चे की उम्र का अंतर 15 साल से कम है। ये आपको हंसी आएगी, 15 साल से कम रहे पिता और बच्चे की उम्र, मतलब कोई पैदा होने के 5 साल के अंदर ही बाप बन गया। इसका मतलब तो यही हुआ ना। देश में शादी की कानूनी उम्र तो 18 साल है, इसलिए पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल का अंतर कैसे हो सकता है? इसी तरह 8,77,000 से ज्यादा ऐसे फॉर्म भी है जिनमें पेरेंट्स और बच्चों की उम्र का अंतर 50 साल से ज्यादा है। 3 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म्स मिले हैं जिनमें दादा दादी पोते पोती की उम्र का अंतर 40 साल से कम है। हैरानी होगी आपको इन तमाम खबरों को जान करके, लेकिन ये सच है। 85 लाख फॉर्म ऐसे हैं जिनमें पिता का नाम या तो है नहीं या फिर वो रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा है। डेटा की एनालिसिस जब की गई तो 24 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म मिले जिनमें बच्चों की संख्या 6 या उससे ज्यादा है। एसआईआर के दौरान 45 साल से ज्यादा उम्र के करीब 20 लाख लोगों ने पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाने के लिए अप्लाई किया है और ये सारे केसेस वो हैं जो सस्पिशियस कैटेगरी में है। अब चुनाव आयोग डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे मामलों की जांच कर रहा है जिससे अगर डेटा एंट्री में गड़बड़ी हुई है तो उसे सुधारा जा सके और वाकई में ये लोग फर्जी वोटर हैं या घुसपैठिए हैं इसकी भी पहचान की जा सके। अब एक तस्वीर आपके सामने है कि वोटर लिस्ट में खामियां हैं पश्चिम बंगाल में, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है। अब बंगाल में क्या बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं? एक सबसे बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल में ये भी चल रहा है। 1,90,00,000 से ज्यादा सस्पिशियस वोटर्स की पहचान होना और 58 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटने पर ममता बनर्जी की पार्टी परेशान है। हालांकि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं उनकी जो मुख्य कारण है वो चुनाव आयोग ने बता दी है। इलेक्शन कमीशन का दावा यह है कि बंगाल में जिन 58 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं उनमें 24 लाख से ज्यादा की तो मृत्यु हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में है नहीं। 20 लाख ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे राज्यों में पलायन कर गए हैं। 1,38,000 से ज्यादा लोग ऐसे मिले हैं जिनके नाम पर 2 या उससे भी ज्यादा वोट बने थे और 12,20,000 वोटर्स को ट्रेस नहीं किया जा सका, इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बंगाल में वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम नॉर्थ और साउथ परगना इलाके में कम किए गए हैं और दोनों जिलों में करीब 8-8 लाख वोटर्स के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। अब एक आग लगने वाली तस्वीर आपने देखी जो अमित मालवीय ने पोस्ट की। अमित मालवीय ने पोस्ट करते हुए ये कहा कि ये सिर्फ एक झुग्गी झोपड़ी में लगी हुई आग नहीं है बल्कि साजिशन यहाँ से बांग्लादेशियों के होने के सबूत मिटाए जा रहे हैं। देखिए अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी IT सेल के प्रमुख हैं, तो जाहिर है कुछ भी होगा तो वो अपना राजनीतिक रूप से बयान देंगे, मैं उस पर बात नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर आग लगी है तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्यों लगी, कैसे लगी, क्या वाकई उनका आरोप जो है उसमें कुछ दम है या सिर्फ राजनीतिक आरोप है। क्योंकि आग तो लगी है, अब वो सबूत मिटाए जा रहे हैं, सबूत बनाए जा रहे हैं, ये सब जांच से ही पता होता है। और
संयोग से भी आग लग सकती है, भाई बीड़ी जला के फेंक दीजिए और जो अगर झुग्गी बस्ती है आग लग जाती है। दिल्ली में तमाम बस्तियों में आग लगती रही है, लेकिन फिर भी इसकी जांच होनी चाहिए। SIR के समय अगर किसी बस्ती में आग लग रही है तो कौन से दस्तावेज जले हैं, क्या है, और कौन एक लोग जो हैं। आंकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया सर, नहीं, ये आंकड़ा तो निश्चित रूप से बहुत चुनाव आयोग चौंकाने वाला आंकड़ा है। दे रहा है, ये तो चौंकाने वाला है। कोई मतलब देखिए, लड़का 58 लाख पैदा में जो- होते ही 5 साल की उम्र में पिता कैसे बन सकता है? देखिए 24 लाख लोग मर गए, ये तो स्वाभाविक बात है, इसमें कोई है। आश्चर्य नहीं। इतना तो बिहार में भी हुए मर, और इस देश में नाम जुड़वाना आसान है, कटवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, लोग भी लापरवाही करते हैं। पिताजी की मौत हो गई, कोई वोटर लिस्ट में ये जहमत नहीं उठाता कि जाके वहाँ BLO को बताए कि भाई हमारे पिताजी नहीं रहे, वो कट गया, तो वो नाम चलते रहते हैं और उसमें फर्जी वोटिंग भी होती रहती है, उनके नाम पर लोग डालते रहते हैं, एजेंट सब मिल जाते हैं, ये सब चलता रहता है। लेकिन वो जो संदेहास्पद वोटर हैं, संदिग्ध वोटर हैं कि 15 साल से कम उम्र है या 5 साल से कम या 50 साल से ज़्यादा गैप है, तो वो निश्चित रूप से उसमें ये देखना चाहिए कि एंट्री के समय गड़बड़ी हुई है या वाकई कागजों में गड़बड़ है। और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए। नहीं, और इसमें तो विपक्ष को खुश होना चाहिए कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले ये डेटा निकालकर इलेक्शन कमिशन ने सामने तो राहुल रख दिया गांधी यही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कि आनंद वाली 50 प्रेस साल का कॉन्फ्रेंस अंतर कैसे है। माधेपुरा वाली प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस। देखिए ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में 2004 में कुल वोटर थे 4,74,00,000। आप इसको गणित के हिसाब से देखिए, अगर 24 लाख की मृत्यु हो गई उस समय से तो कितने बच गए? 4,50,00,000 हुए। उसके बाद अगर इनमें से उसमें बने भी होंगे। नहीं, सुनिए, वो जोड़ के बता रहा हूँ, उसके आगे अभी मैं आ रहा हूँ, उनको पूरी बात करने दीजिए तो आंकड़े आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगे। उनमें से जितने पलायन कर गए हैं दूसरे, उनकी संख्या घटा दीजिए, तो फिर उसके बाद वो बेसिक वोट जो हो जाता है वो करीब 4,20,00,000 के आसपास हो जाता है। पूरे भारत में जो जन्म और मृत्यु दर है वो निश्चित है कि हर वर्ष कितने लोग जीते। बंगाल का सब राज्य का लगभग बराबर हो गया है, और इतने सालों में, पिछले 12-15 सालों में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसके कारण बंगाल से व्यापक पलायन हो या बंगाल की ओर व्यापक भारत से लोग गए हों। तो उसके आधार पर नॉर्मल जो आंकड़े होने चाहिए वहां, वो करीब करीब 6,40,00,000, 6,35,00,000, अधिक से अधिक होगा तो 6,50,00,000 वोटर का होना चाहिए। 7,63,00,000 वोटर होने का कोई कारण ही नहीं है किसी आंकड़े के आधार पर। जहां तक 58 लाख का सवाल है तो बिहार में तो 68,66,000 वोटर हटे थे, तो इसलिए उसमें मुझे आश्चर्य नहीं है। लेकिन 58 लाख सुन के मुझे हैरत हो रही थी कि 58 लाख कैसे हो सकता है। कम से कम पश्चिम बंगाल के नॉर्मल आंकड़ों में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर जो है ऐसे हैं जिनको वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए नॉर्मल पोजीशन में। 1 करोड़ 4 लाख हो सकते हैं, 1 करोड़ 5 लाख हो सकते हैं, 1 करोड़ 6 लाख हो सकते हैं, 1 करोड़ 10 लाख हो सकते हैं। इससे कम वहां कटौती हो नहीं सकती। दूसरा क्या हुआ है कि वेस्ट बंगाल में जैसे पोल रिगिंग होती है साइलेंट, वैसे ही वहां बहुत जगह SIR रिगिंग हुई है कि पूरे के पूरे फॉर्म वापस आ गए हैं। 2208 ऐसे बूथ थे जहां से जितने फॉर्म गए उतने आ गए, ना वहां कोई मरा हुआ लिस्ट आया, ना वहां कोई तो पलायन का लिस्ट आया है। तो वहां जो BLO के साथ सस्पिशियस है। नहीं, सस्पिशियस तो जो BLO के साथ वहां गुजर रहा होगा, जो वहां का वातावरण कल्पना करिए। और थर्ड पॉइंट यह है कि क्या बंगाल की सीमा पर खड़े हुए बांग्लादेशी घुसपैठिए को देखने और वीडियो टीवी पर उनके बयान सुनने के बाद किसी को क्वेश्चन भी करना चाहिए कि बांग्लादेश में घुसपैठिए कहां है? जब बांग्लादेशी खुद ही बता रहे हैं कि हम यहाँ पर घुसपैठ करके आ गए और जाने के लिए तैयार हैं, तो खुद ही कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी हैं। लेकिन देश की सियासत के इतिहास को लेकर एक और बड़ी ऐसी खबर है जिसे लेकर जंग छिड़ गई है। आप भी ये पूछेंगे कि 51 बक्सों में क्या है। मोदी सरकार ने गांधी परिवार से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वो सारे दस्तावेज वापस मांगे हैं जिन्हें कभी सोनिया गांधी लेकर चली गई थी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के दस्तावेज किसी परिवार की निजी जागीर नहीं हैं, बल्कि देश की संपत्ति हैं। उन्हें गांधी परिवार ने साल 2008 में नेहरू से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दस्तावेजों के 51 बक्से प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी से वापस ले लिए थे। अब सरकार ने उन बक्सों को वापस मांगा है। संस्कृति मंत्री ने सीधे शब्दों में पूछा है कि इन बक्सों में ऐसा क्या है। हम भी पूछ रहे हैं, हम भी जानना चाहते हैं 51 बक्सों में ऐसा क्या है जो गांधी परिवार केवल अपने पास रखना चाहता है।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन खबरों का खंडन किया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि नेहरू पेपर्स PMML से लापता हो गए हैं। शेखावत ने स्पष्ट किया कि लापता शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी चीज की मौजूदगी का स्थान अज्ञात हो, लेकिन इस मामले में सरकार और देश को अच्छे से पता है कि ये दस्तावेज कहां है, किनके पास है। शेखावत ने लिखा कि नेहरू पेपर्स लापता नहीं है, ये ज्ञात है कि वो कहां है और किसके अधिकार में है। जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए कागजात वाले 51 बक्सों को गांधी परिवार ने 2008 में PMML से वापस ले लिया था, और ये बयान साफ करता है कि यूपीए सरकार के दौरान जब केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी यूपीए अध्यक्ष थी, तब एक प्रक्रिया के तहत ये दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड से निकालकर परिवार के पास चले गए थे। मैंने तो जैसे ये खबर देखी अवधेश जी, पहला सवाल ही मेरे जहन में ये आया कि 51 बक्सों में ऐसा क्या है। अगर वो सरकार के पास थे या PMML के बाद अगर हम कहें वहां थे, तो फिर उसे सोनिया गांधी ने क्यों ले लिया? तो ये जो एक बहुत बड़े गजल गायक का जो गायक है ना कि तेरे दीद की खातिर जाने कहाँ कहाँ भटका, तू है भी नहीं और न भी है भी तू एक गोरख धंधा है। सुना नहीं? तो ये जो गोरख धंधे होते हैं, अब 2008 में वो ले गई थी तो उसका रिकॉर्ड तो होना चाहिए था कि आप क्या क्या लेके गई हैं। मैं अगर कोई कहीं से कोई सामान जाता और आता है तो बजाबता एक लिस्ट होती है, एक एंट्री होती है, एक लिस्ट होनी चाहिए। तो या तो सरकार ये बताए कि लिस्ट है कि नहीं है, लिस्ट है तो क्लियर करे, अगर नहीं है तो फिर वहां उस समय का जो प्रबंधन था उस समय तो नेहरू मेमोरियल उसकी जिम्मेवारी है कि बताए। फिर वो ले गई है तो उसका कागजी कोई होगा ना कि क्यों मांग रही हैं वो और क्यों उनको दिया गया है। और इस समय उनका कहना है कि जो पत्र के उत्तर आए हैं वो लगातार कोशिश हो रही, उस पत्र के उत्तर संतोषजनक नहीं है तो उस पत्र का उत्तर भी देश के सामने आना चाहिए कि पत्र क्या है और पत्र का उत्तर भी क्या है। ये बात सही है कि किसी भी प्रधानमंत्री के रूप में कोई पत्र व्यवहार है या कोई पेपर है तो किसी परिवार की संपत्ति नहीं हो सकती है, वो देश की संपत्ति है। तो इसलिए कांग्रेस को भी स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे देश को तो ऐसा बनाया गया, इतने रहस्य बना के रखे गए हमारे देश की छोटी छोटी चीजों पर जो रहस्य होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई बात है भी तो नेहरू जी जो थे वो थे, बहुत सारी चीजें देश दुनिया को मालूम है, वो स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन यूपीए सरकार में आखिर अटल जी की भी सरकार रही, उसके पहले और भी सरकारें आई, जनता पार्टी की सरकार भी आई, तब भी वो प्राइम मिनिस्टर लाइब्रेरी था, वहां सब चीजें थी। अब वो किन पड़ी, हालांकि ये देखो इस समय जो अखबार कई उठा रहे हैं इस पर क्वेश्चन, उन्हीं अखबारों ने 2008-9 में भी कहा था कि यहाँ से क्या ले जाया गया है। मुझे अच्छी तरह वो विषय याद है, उस समय भी यह विषय क्या ले जाया गया ये कुछ अंदाजा है, क्यों ले जाया गया ये नहीं पता है, ये क्यों वापस नहीं दिया जा रहा है ये सोनिया गांधी बता नहीं रही हैं। अब आगे क्या होगा ये तो हम और आप यहां बैठ के दमदार 10 में फिर आगे कभी चर्चा करेंगे।